हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यार अभी हमारे दिवाली के वैकेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमें हमारे पढ़ाई की तरफ वापस से लग जाना होगा और आने वाले जो एग्जाम्स होंगे यानी सेकेंड यूनिट टेस्ट होंगे, आने वाले फाइनल एग्जाम्स होंगे, उसके लिए तैयारी एकदम जोरों शोरों से शुरू कर देनी होगी। तो आपके लिए न्यू बैच चल ही रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आगे के चैप्टर्स हम लोग कंटिन्यूस करेंगे और आपके लिए लगातार पढ़ाएंगे। तो न्यू बैच के अंदर हमारा 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 11, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमारे इसी चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स के ऊपर हमने सारा चैप्टर पहले से ही पढ़ा रखा है। तो हमारे पहले के वीडियोस जो है व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस, वो आज भी प्रेजेंट है और इक्वली एकदम बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रेजेंट है। तो साइंस सब्जेक्ट हो, मैथ सब्जेक्ट हो और इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट हो, वो आपका पूरा इंटायर सिलेबस, हर एक चैप्टर्स का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। तो आप वो वीडियोस भी जरूर से देखें और अपने दोस्तों को शेयर करके बताते रहे। बाकी जो न्यू वीडियोस बन रहे हैं इनको भी आपको देखना है और अपने दोस्तों को बताना है, ताकि न्यू वीडियोस पे भी हम अच्छी तरीके से लोगों तक रीच आउट कर सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि नाम आप देख सकते हो चैप्टर का, वो है ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा जो शरीर है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। इतने ऑर्गन्स प्रेजेंट है कि आप सोच नहीं सकते। हम नॉर्मल पार्ट्स ऑफ बॉडी हम बचपन में जब पढ़ते थे तो हमको क्या बोलते थे? आंख है, नाक है, आईज, ईयर, नोज, हेड, टंग, ठीक है ना, हैंड और लेग्स, यही सब बताया जाता था। लेकिन अंदर देखा जाए तो देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गन्स, लाइक स्टमक है, स्टमक के बाजू में लिवर प्रेजेंट है, उसके नीचे पैनक्रियास प्रेजेंट है, फिर नीचे आप स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, ठीक है, एनस है, हार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे इस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट होती है। तो देखो हम सब चीज तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये चैप्टर अभी आप 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हो। लेकिन जैसे आप बायोलॉजी पढ़ोगे आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में, जैसे 10th में जाओगे, 11th में जब साइंस स्ट्रीम लेके बायोलॉजी पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, आगे जाके डॉक्टर का पढ़ाई करोगे यानी एमबीबीएस करोगे, बीएचएमएस करोगे, या फिर कोई भी पर्टिकुलर बॉटनी या फिर जूलॉजी के फील्ड में पढ़ाई करोगे, तो आपको और ज्यादा डिटेल में चीजें सिखाई जाएगी। लेकिन बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपके सिलेबस में वो हर चीज हम पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको देखना है पहला लेक्चर जो कि होने वाला है। शुरुआत हम करें तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी होता क्या है। तो देखो ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। हमारा शरीर जो होता है ये ह्यूमन बॉडी होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। और ये ऑर्गन सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। जैसे मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसी प्रकार मशीन के बहुत सारे पार्ट को हम लोग बोलेंगे ऑर्गन का सिस्टम। ऑर्गन का बहुत सारा सिस्टम है जो कि सिस्टमैटिक अरेंज है, ब्रेन से लेके, हमारा हेड से लेके, माउथ से लेके, ठीक है ना, ये लंग से लेके, पूरा किडनी से लेके, हर एक चीज मतलब एक सिस्टमैटिक चीज में प्रेजेंट है। लेकिन वो है क्या? वो ऑर्गन्स है। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ टिश्यू। टिश्यू से ही ऑर्गन्स जो है बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और टिश्यू किससे बनता है? वो बनता है सेल से। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? सेल है। सेल एक इतना छोटा, दैट इज इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, वी कैन से। सेल क्या है? जिंदगी का, लाइफ का सबसे छोटा हिस्सा, चाहे वो ह्यूमन का लाइफ हो, ह्यूमन बॉडी हो, या फिर एक इंसान, माफ करना, एनिमल हो, या फिर कोई प्लांट हो। जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग क्रिएचर है, चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बड़े से बड़ा हाथी हो या फिर व्हेल मछली हो, कोई भी बड़ा चीज हो, उन सब में सबसे छोटा हिस्सा जो होता है शरीर का वो होता है सेल। तो सेल्स जब इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे सेल जब इकट्ठा होते हैं करोड़ों की तादाद में, तो वो बनता है टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? नंबर ऑफ सेल्स जब जमा होते हैं तो वो टिश्यू बनता है। और वही टिश्यू जब सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो वो बनाता है ऑर्गन। तो अलग अलग टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर में, तो अलग अलग टाइप के टिश्यू अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे हार्ट में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो एक अलग ऑर्गन बना रहा है, हार्ट। लंग्स में कुछ और टिश्यू प्रेजेंट होगा, किडनी में कुछ और टिश्यू प्रेजेंट होगा, हमारे शरीर पे जो स्किन है इसके ऊपर कोई टिश्यू अलग होगा। तो ऐसे अलग अलग टिश्यू मिलकर अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। और यही ऑर्गन्स जब अरेंज हो जाते हैं एक प्रॉपर मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में, तो वो कहलाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं उसको ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ये सब चीज को चलाने के लिए, जैसे कि आपको पता चल गया कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, बट उसको चलाने के लिए चाहिए होता है एनर्जी। जैसे कि आप एक चीज समझते हैं कि कोई भी गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल, डीजल या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको चार्ज करना पड़ता है, मतलब किसी चीज का फ्यूल की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इन सबको चलने के लिए एक एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल द प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी ऑर्गन काम नहीं करेगा, और उसी चीज को हम लोग डेथ बोलते हैं। मतलब अगर एनर्जी टोटल खत्म हो गया तो हमारा
हार्ट काम करना बंद कर सकता है, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर सकता है, और एक बार दोनों में से कोई एक काम करना बंद हो जाता है तो यूजुअली इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए एनर्जी बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहना ये बहुत जरूरी है। एनर्जी कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम मार्केट जाके 5 रुपए किलो के हिसाब से खरीद के ला ले। जैसे हम पेट्रोल खरीदते हैं 100 रुपए लीटर के हिसाब से कि भाई गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो बाहर जाके पैसा कमा के ला रहे हैं हम लोग, और उसको पैसा दिया हमें पेट्रोल मिल गया। लेकिन एनर्जी एक ऐसा चीज है जो कि हमें हमारे शरीर के अंदर बनानी पड़ती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन करना पड़ता है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है फूड। तो हम इसलिए खाना खाते हैं और खाना से हम लोग को मिलता है एनर्जी। तो एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ होता है? हमारे सेल्स के अंदर होता है। जो शरीर में जो भी ऑर्गन्स है, टिश्यू है, उसके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स है उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और जो सेल्स होते हैं इनको क्या चाहिए? सप्लाई ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट। जैसे मैंने बोला खाना चाहिए, खाना मतलब क्या? न्यूट्रिएंट। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल, विटामिन मिलता है, वो सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। तो हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और साथ ही में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर खाना और ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, और इसीलिए ऑक्सीजन के बिना तो हम शायद 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाते। खाने के बिना तो चलो हम 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। तो जब ये ऑक्सीजन और ये न्यूट्रिएंट जब मिलते हैं किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर भी एक पार्ट होता है जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सेल ऑर्गेनल, सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो उसमें एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट जो हमने खाना खाया है वो डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड के थ्रू कहां पहुंचता है? सेल के अंदर पहुंचता है। सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन हमने लिया वो लंग्स के थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू कहां पहुंचता है? सेल के अंदर। तब जाके वो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उस चीज के बारे में। तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों, वो हमें एनर्जी सप्लाई करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो ये जो सप्लाई है इसको करने के लिए किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन किस चीज से होगा? रेस्पिरेशन से। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ये जो प्रोसेस हमने किया ये होता है ब्रीदिंग। ये होता है ब्रीदिंग। मैंने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। इसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, कि मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूं, इसको मैं ब्रीदिंग बोलता हूं। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया और हमारे शरीर के अंदर सेल्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचा और उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हुआ और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना, एनर्जी लग गया पूरे शरीर में ऑर्गन्स को चलाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जरूरत नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के रास्ते से, नोज के रास्ते से निकल गया बाहर। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि ऑक्सीजन अंदर गया, एनर्जी बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स के रास्ते से बाहर हो गया, एक्सेल कर लिया, तो ये ओवरऑल प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो हमें बोल सकते हैं कि एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन की भी जरूरत है, और साथ ही में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेशन की जरूरत है, यानी हार्ट बीट की जरूरत है, ताकि ब्लड को वो पंप कर सके। क्योंकि ब्लड का ही काम है ना ऑक्सीजन को लेके जाना सेल तक, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना सेल तक और उससे लेके आना। तो ब्लड ही जब घूमेगा नहीं, पंप नहीं होगा, तो काम कैसे होगा शरीर में? तो उसको काम कौन करवाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या? हार्ट, आपका दिल। इसलिए ये 2 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में। तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे इस चैप्टर में 2 ही चीज मेनली हमें पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कि ऑक्सीजन कैसे जाता है, कौन कौन से ऑर्गन्स है इसके अंदर, और उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। वैसे चैप्टर काफी बड़ा है, 3 या 4 लेक्चर लगेंगे। तो आज के इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट थ्रू द फॉलोइंग 3 स्टेप। ठीक है, फॉलोइंग 3 स्टेप से ये रेस्पिरेशन होता है। कौन कौन से 3 स्टेप है? तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो जो पहला स्टेप है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाहर से रेस्पिरेशन जो हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो उसमें सबसे पहला है इंस्पिरेशन। क्या बोला जाता है उसको? सबसे पहला जो देख पा रहे हो ये इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन। तो इनहेलेशन मैंने बताया ही आपको, मतलब तो एयर इज टेकन थ्रू द नोज। नोज से मैंने एयर अंदर लिया। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हम ये हवा जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हो सकता है कुछ और गैसेस भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि हवा में बहुत सारे गैसेस है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब मान लो हम जब सांस लेते हैं तो साथ में बहुत सारे और भी गैसेस हमारे लंग्स में जा रहे होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। क्योंकि भाई कहीं फिल्टर तो लगा नहीं है ना नाक में कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को फिल्टर करके अंदर लेगा, ऐसा कुछ फिल्टर नहीं लगा। ये काम अंदर होता है, मैं आपको बताता हूं कैसे थोड़ी देर में, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेल किया मैंने, तो इनहेल जब मैं करता हूं तो क्या जाता है अंदर? एयर जाता है, नॉट ऑक्सीजन। अंदर एयर जाता है नोज के अंदर एंड सेंड टुवर्ड्स द लंग्स। लंग्स के पास जाता है, किसके थ्रू जाता है? ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास
जो नोज होता है, नोज के अंदर एक ऑर्गन होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद होता है लैरिंग्स, जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लैरिंग्स के बाद एक पाइप जाती है, ये दिख रही है आपको, ये वाली पाइप, जो पाइप है ये दिख रही है आपको, ये पाइप को बोला जाता है विंड पाइप, जिसको ट्रेकिया कहा जाता है। ये ट्रेकिया, ये तो हमारा लैरिंग्स हो गया, उसके नीचे ट्रेकिया जाता है और ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है लंग्स के अंदर, लंग्स के पास हवा भेजता है। तो एयर कहाँ जाता है, इनहेलेशन, जैसे मैंने किया नोज से, हम ऑक्सीजन मुंह से भी ले सकते हैं, मतलब एयर हम मुंह से भी ले सकते हैं। वो क्यों बनाएंगे, क्योंकि बाई चांस नोज जाम हो गया हमारा तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो भाई हम मुंह से ले सकेंगे, ठीक है। तो वो इसीलिए सिस्टम नेचर ने बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है बोल सकते हो, तो वो चीज हमारे हिसाब से है। तो पहला है इनहेलेशन, जिसको इंस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो इंस्पिरेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन या फिर एयर का अंदर लेना, लंग्स के अंदर हवा का जाना। उसके बाद आता है एक्सपिरेशन यानी एक्सहलेशन, एक्सहलेशन मतलब बाहर निकलना। तो ऑक्सीजन पहले कहा गया, इंस्पायर हुआ, हवे के अंदर से ऑक्सीजन निकला और ब्लड के पास गया, ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक और चीज मैंने आपको बताया कि भाई जब हमने एयर लिया, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू पहुंच गया सेल्स के पास, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और न्यूट्रिएंट जो आया था डाइजेशन होके, वो दोनों वहां पे रिएक्शन करेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा और वहां पे एनर्जी बनेगी। लेकिन एनर्जी के साथ साथ क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड के रास्ते, ब्लड क्या करता है उसको सप्लाई करता है, ब्लड कैरीज द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेके आता है अलग अलग ऑर्गन के पास से और उसके बाद लंग्स के पास लाता है। तो लंग्स में क्या आ गया, आप कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, आप कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए नहीं, तो वो नोज के रास्ते से उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सहलेशन बोलेंगे। और बोथ ऑफ दिस प्रोसेस अकरिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स, लंग्स के थ्रू ही होते हैं और इसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो एक हो गया हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मतलब एयर अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लिया, एयर अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लिया। तो ये बाहर बाहर ही हो रहा है, लिया बाहर, लिया बाहर, लिया बाहर, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इसी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो हिस्से थे, एक था इनहेलेशन अंदर लेना और एक था एक्सहेलेशन बाहर छोड़ना। समझ में आ गया। तो ये था आपका पहला पार्ट, ये था आपका पहला पार्ट जिसको हमने बोला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा पार्ट है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब अंदर क्या हो रहा है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी कि जो गैस हमने लिया वो सेल्स तक पहुंच रहा है और टिश्यूज के फ्लूइड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, इसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हो क्या रहा है, इसमें ऑक्सीजन मूव करता है ब्लड के पास, जैसे मैंने बोला ब्लड के पास ऑक्सीजन पहुंचा, अब वो ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचाएगा किसके पास, टिश्यू के फ्लूइड के पास, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और टिश्यू फ्लूइड से फिर ब्लड के पास पहुंचाएगा। यानी जो ऑक्सीजन है लंग से ब्लड में पहुंच रहा है, ब्लड उसको ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है, ऑर्गन के सेल तक पहुंचा रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है ब्लड ऑर्गन्स के पास से और लंग्स के पास पहुंचा रहा है। तो ये जो गैसेस को एक्सचेंज वो कर रहा है, ऑक्सीजन दिया कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो ये गैसेस को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। कहां कर रहा है, अंदर कर रहा है। किसके अंदर कर रहा है, ऑर्गन्स के अंदर ब्लड के थ्रू कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आ गया, अंदर ही अंदर क्या हुआ। ओके, अब इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। अब तीसरा चीज है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी सेल्स के अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, जो मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली जब वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने किया यानी इनहेलेशन किया, एयर के थ्रू ऑक्सीजन हमारे एयर में से ऑक्सीजन निकाल के ब्लड के पास पहुंचा, ब्लड ने क्या किया, उसको अलग अलग ऑर्गन्स के सेल के टिश्यूज के पास पहुंचा दिया, इंटरनल रेस्पिरेशन तक काम खत्म। लेकिन अब जब सेल तक पहुंच गया, वो ब्लड के थ्रू जो भी ऑक्सीजन था वो सेल तक पहुंच गया, तब क्या होता है, तो जब हमने डाइजेशन किया होता है, इसमें एक और चीज जुड़ता है डाइजेशन, वो अलग प्रोसेस है जो भी हमने अपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो जब डाइजेशन जब हो जाता है तो उसमें से जो भी डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो वहां पे प्रेजेंट होता है उसके साथ वो क्या करते हैं, रिएक्ट करता है, धीरे धीरे बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब याद रखना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूनिट, कि भाई 5 किलो चावल है तो 5 किलो मतलब क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। उसी प्रकार एनर्जी का यूनिट होता है एटीपी। तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरली रिलीज होती है और वेस्ट मटेरियल साथ में निकलता है। कोई भी चीज का बाय प्रोडक्ट होता है रिएक्शन में, तो एनर्जी चाहिए हमें, जो हमारे शरीर को चाहिए वो लग गया, लेकिन उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल बनता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कुछ वाटर वेपर जो है वो निकलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा हमारे शरीर में कोई भी यूज नहीं होता है, तो वो क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ाया, तो वापस से इंटरनल रेस्पिरेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा ब्लड मतलब ऑर्गन से, सेल से, ऑर्गन से उसने लिया ब्लड, ये CO2 लिया, ब्लड के पास आया, ब्लड क्या पहुंचाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स से बाहर निकल जाएगा नोज के थ्रू। तो ये होता है। अब वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो मैंने आपको बोला, उसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो पहले जो भी हमने खाना खाया वो न्यूट्रिएंट्स किसके फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये है आपका ग्लूकोज,
C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। साथ में ऑक्सीजन जो हमने अभी लिया इनहेलेशन करके, ऑक्सीजन, दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। साथ में बना वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर के फॉर्म में, ये क्या बना, वाटर वेपर बना। और साथ में बना ये जो एनर्जी है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये बना। तो इस तरीके से ये ओवरऑल रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो इससे आपको एक चीज क्या सीख मिली कि सिर्फ खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती, खाना खाने के साथ साथ रेस्पिरेशन भी अगर हो रहा है तो ही वो जाके सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होगा, तब एनर्जी बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलेगा। तो अगर आपको कोई सवाल पूछता है या फिर आप खुद सवाल पूछ सकते हो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से कि हम लेते तो ऑक्सीजन अंदर है लेकिन निकालते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, तो ये कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसके अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एज वेल एज द सेलुलर रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ये टॉपिक उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की डीप में। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, बहुत सारी चीज तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया, अब ऊपर ऊपर से भी बहुत सारी चीजें बता देता हूं। तो ये हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है, आप देख पा रहे हो। तो हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे और फंक्शन की बात करेंगे। तो पहला है नोज, सबसे पहला ऑर्गन जिससे हम एयर को अंदर ले रहे हैं, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है नोज से। नोज नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो नोज बहुत जरूरी है। नोज के अंदर दो कैविटी होती है, आप देख पा रहे हो, नेजल कैविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। दो होल होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। इसमें से ऑक्सीजन जो है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता, माफ करना, एयर जाता है, मैं बार बार ऑक्सीजन बोलता हूँ, हवा जाता है। तो हवा जो है वो इसके अंदर जाता है। नोज के पास हवा जैसे ही जाएगा तो उसके अंदर एक और ऑर्गन प्रेजेंट है। यहां से नोज गया तो इसके अंदर एक और ऑर्गन प्रेजेंट है, ये आप देख पा रहे हो। ये ऑर्गन को कहते हैं फेरिंक्स, जो मैंने बताया था। माउथ के जस्ट पीछे और नोज के जस्ट पीछे एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका नाम है फेरिंक्स। फेरिंक्स का काम क्या करता है, देखो, नोज के अंदर, पहली बात तो और चीज बता दो, नोज के अंदर होता है हेयर, छोटे छोटे बाल होते हैं। आप देखोगे नोज के अंदर, मेरे अंदर भी है, हम यूजुअली जब शेविंग करते हैं तो थोड़ा सा अंदर डाल के निकाल देते हैं, लेकिन हेयर होना जरूरी है। नाक के अंदर बाल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखने में गंदा लगता है लेकिन जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो फिल्टर का काम करता है। किसका फिल्टर, ताकि धूल मिट्टी सब इधर पे चिपक जाए, इसीलिए नाक के अंदर कचरा जम जाता है, हम निकालते हैं ना उंगली डाल के, वो कचरा जरूरी होता है जमना। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि नोज में हेयर नहीं है, ज्यादा हेयर नहीं है, तो जो धूल मिट्टी, हम जो ट्रैफिक में जा रहे हैं, जो पॉल्यूशन एरिया में जा रहे हो, धूल मिट्टी हमारे सीधा लंग्स में जा सकता है और कहीं ना कहीं हमें लंग्स की डिसीज हो सकती है। और इसीलिए हवा जो होता है उसमें जो धूल मिट्टी होती है, उसको जब हम खींचते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो हवा को के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर छोटे छोटे धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको हेयर क्या करता है, वो ट्रैप करता है। और साथ ही में म्यूकस होता है जिसको हम लोग शेम्बुड बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल भाषा में, स्लैंग बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में तो यही बात कहते हैं। तो म्यूकस भी जरूरी होता है, थोड़ा बहुत म्यूकस रहता है तो उससे वो चिपक जाता है। ये तो ये हो गया नोज के बारे में। अगला है फेरिंग्स। तो ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में। तो फेरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो यहाँ प्रेजेंट होता है, अंदर माउथ के जस्ट पीछे। आप देख पा रहे हो, ये आपका माउथ है, ये आपका माउथ है, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट है, माउथ के पीछे प्रेजेंट है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का काम क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ओपनिंग प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो दो रास्ते खोलता है। एक रास्ता आपका यहां जाता है जो कि आपका विंड पाइप यानी ट्रेकिया के थ्रू जाता है, और एक रास्ता जस्ट इसके पीछे है। अगर आप देखोगे तो दो रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। दो रास्ता यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक रास्ता में आपका क्या जाएगा, फूड जाएगा जो कि स्टमक में जाएगा सीधा, और एक रास्ता जाएगा इसमें लंग्स के अंदर। तो यूजुअली आपको पता है कि हम मुंह से खाना भी खा सकते हैं, मुंह से ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, लेकिन फेरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, यहां पे ध्यान से सुनना। फेरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो प्रोवाइड करता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक कवच जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक लीड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, उस विंड पाइप का, यानी ये जो नली है जहां से ऑक्सीजन जाती है, उसको वो टेम्पररी 2 सेकंड के लिए क्लोज कर देता है, ताकि जब हम स्वेलो करें तो गलती से कोई पार्टिकल, वो जो फूड वाला पार्टिकल है, वो फूड पाइप में ही जाए और गलती से वो इस विंड पाइप में ना चले जाए। क्योंकि अगर गलती से जो फूड पार्टिकल है वो इस विंड पाइप में चले गए, बल्कि फूड पाइप में जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो विंड पाइप में चले गए, तो वो लंग्स के अंदर जा सकते हैं या फिर ट्रेकिया में जाके इस रास्ते में जाके वो फंस सकते हैं। ठीक है, ये वाला रास्ता, ये जो रास्ता दिख रहा है, इसमें वो फंस सकता है, लंग्स में भी जा सकता है। और अगर मान लो ऐसा हो गया तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और हमको चोक महसूस होगा। आपने यूजुअली देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में कि चोक हो गया कुछ खाते खाते, खासकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो च्युइंगम चबाते हैं दिन भर। गलत बात है, नहीं चबाना चाहिए। हाँ, कुछ क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो तो आप चबा लो, थोड़ा कूल लगते हो, लेकिन ये गलत चीज़ है, नहीं चबाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि गलती से वो च्युइंगम अगर आपके गले में फंस गया तो आपको चोक हो सकता है। तो वो बहुत चीज़ ऐसी है
जो यूजुअली लोग नहीं समझते। तो आप यूजुअली आइडल बैठे हो, चबा रहे हो, ठीक है, लेकिन भागा दौड़ी कर रहे हो, खा रहे हो, भाग रहे हो, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मेरे हिसाब से। तो वो चीज़ थोड़ा संभल के करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि देर आर सो मेनी प्लेयर जो करते हैं ऐसा, उनको साथ तो ऐसा नहीं होता। तो इट इज़ योर इंडिविजुअल चॉइस, लेकिन मैंने कुछ केसेस देखे हैं ऐसा, मूवीज़ में भी देखा है, कुछ लाइव एग्जाम्पल भी देखे, ठीक है। तो उस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक एपिग्लॉटिस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि जब खाना जा रहा है तो वो उस रास्ते को बंद कर देगा और फूड में ऑटोमेटिकली फूड चला जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा, ठीक है। और जब वो ऑक्सीजन ले रहे हो यानी एयर ले रहे हो तो वो उसका फ्लैप ओपन करके उसमें से वो रास्ता बना देगा। तो इसका काम है फेरिंग्स का ओपनिंग करना, यानी ओपन करना रास्ते को। अगला है विंड पाइप। तो विंड पाइप जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है आपका विंड पाइप। इसमें एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिख रहा है, ये वाला पार्ट को हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स का काम ये है, ये एक साउंड बॉक्स है। लैरिंग्स क्या है? एक साउंड बॉक्स है जिसमें से आवाज बाहर आती है। वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो वाइब्रेट होता है कंटिन्यूसली जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, और टंग के हेल्प से वो आवाज हम निकाल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विंड पाइप। तो जैसे मैंने बोला एक पाइप है, इट इज नथिंग बट व्हाट, एक पाइप, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, ये आपका हो गया लैरिंग्स, ये आपका फेरिंग्स था, उसके जस्ट नीचे लोकेटेड है लैरिंग्स, और एक ये पाइप है। ये पाइप को बोला जाता है विंड पाइप, ठीक है। और ये विंड पाइप को एक और नाम से जाना जाता है ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। तो विंड पाइप इज नथिंग बट व्हाट, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया का काम है, जो भी आपने एयर लिया वो एयर को कहां पहुंचाएगा? इस रास्ते के थ्रू लंग्स तक पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? लंग्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं लंग्स के पास। तो अब हमने नोज से ऑक्सीजन लिया यानी एयर लिया, वो एयर कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया? लंग्स के पास पहुंच गया। अब लंग्स में क्या प्रेजेंट होती है वहां पे, ठीक है। लंग्स में क्या प्रेजेंट होती है? हर लंग जो होता है, ईच लंग हैज अ डबल लेयर कवरिंग। हर लंग के पास क्या होता है? एक लेयर का कवरिंग होता है, ठीक है। ये जो लंग्स दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर 2 लेयर की कवरिंग है, ठीक है। वो 2 लेयर की कवरिंग होती है और उस लेयर को कहा जाता है, लेयर ऑफ कवरिंग को कहा जाता है प्लूरा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखना है। इस लेयर को क्या कहा जाता है? प्लूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लूरा, ठीक है। क्लियर? ओके, बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है। प्लूरा कहा जाता है। अब ये जो लंग्स होते हैं, ये एक इलास्टिक जैसा, जैसे स्पॉन्ज होता है, आपने कभी स्पॉन्ज देखा है? पानी में डाल दो, थोड़ा सोख लेता है पानी को, उसी प्रकार का मटेरियल होता है ये, मतलब नॉट एग्जैक्टली, लेकिन स्पॉन्ज जैसा बिहेव करता है। जो कपड़े धोने वाला, सॉरी कपड़े नहीं, क्या बोलते हैं, बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज जो देखा है, वैसे ही टाइप का रहता है ये। तो स्ट्रक्चर वैसे ही होता है, इलास्टिक जैसा होता है, स्पॉन्ज जैसा, और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। लंग्स के अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई प्रेजेंट है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, जैसे पेड़ में ब्रांचेस होते हैं वैसे इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं। और हर ब्रांचेस में छोटे छोटे ना ग्रेप्स जैसे, अंगूर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं। अंगूर तो काफी बड़े होते हैं, तो इसमें ग्रेप्स जैसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको कहा जाता है एल्वियोलाई, ठीक है। क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या है? ये जो एल्वियोलाई देख पा रहे हो, ये एल्वियोलाई क्या है? एक स्मॉल, वेरी स्मॉल, क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हो बलून लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल छोटे छोटे ग्रेव्स जैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसमें जब हम एयर ले रहे हैं तो वो उसी के अंदर जाके स्टोर होते हैं। तो जैसे हम लोग ने खींचा, एयर खींचा तो वो उसके अंदर भर गया। इसीलिए हम लोग का जो साइज होता है, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं ना इसको पूरा थोरैसिक केज बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी साइज बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन मतलब रिलीज कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो हमारा जो थोरैसिक कैविटी है वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो लंग्स आपको समझ में आ गया होगा। उसी के साथ अगला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि हम इसके अंदर यानी लंग्स के अंदर क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। मैंने क्या किया? अंदर एयर खींचा, साथ में बहुत सारे और गैसेस गए होंगे, तो लंग्स तक और भी बहुत सारे गैसेस पहुंच गए, एयर पहुंचा, लंग्स में बहुत सारे गैसेस पहुंच गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे शरीर में, खून के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि खून में प्रेजेंट होता है। तो ये हेमोग्लोबिन का काम क्या करता है? जो भी लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में जाके वो जो छोटे छोटे बलून है उसमें जाके वो हवा जमा हो गया ना, भर गया, और उसी से छोटे छोटे कैपिलरीज यानी छोटे छोटे नसें, जैसे हमारे यहाँ पे नसें है ना, वैसे इस कैपिलरीज में छोटे छोटे नसें जो होती है ना वो अटैच होती है, ठीक है। जो छोटे छोटे नसें होती है वो इस कैपिलरीज में क्या होती है? अटैच होती है, और वो ब्लड के स्ट्रीम में फ्लो होती है।
तो जब आपने एयर को अंदर लिया तो उस एल्वियोलाई के अंदर एयर प्रेजेंट है, लेकिन उस एयर में से हमें क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा, उसमें से ऑक्सीजन को ही सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो इस तरीके से बनाया गया है नेचर द्वारा, प्रोटीन है वो, कि वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही अपनी तरफ खींच सकता है। तो ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करता है और वो एल्वियोलाई में से एब्जॉर्ब करके ब्लड थ्रू मतलब ब्लड के पास भेज देता है थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरीज से ब्लड के पास भेज देगा और फिर ब्लड अपना सप्लाई करेगा धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन्स के पास, सेल्स के पास। ठीक है, तो इसी प्रकार एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और वही चीज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है डायफ्रागम। तो डायफ्रागम क्या होता है, आप नीचे देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, इतना पार्ट, ये होता है डायफ्रागम। ये डायफ्रागम होता है हमारे लंग्स का बेस। क्या होता है, एक मस्क्यूलर पार्टीशन होता है, एक मसल से बना वो पार्टीशन होता है, जो कि थोरैसिक केज, जो हमारा ये थोरैसिक केज है, जो लंग्स होता है, और ये जो रीढ़ बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको, रिब केज बोलते हैं इसको। ये जो हड्डी दिख रही है यहाँ पे, इसको नीचे से सपोर्ट करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक बेस देने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्रागम प्रेजेंट होता है। डायफ्रागम आपने देखा होगा, स्पीकर पता है, स्पीकर में वो जो पर्दा आगे लगा होता है, धक 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 करता है, वो ऐसा हिलता है, दैट इज नथिंग बट द डायफ्रागम। तो वो उसको भी डायफ्रागम कहते हैं। तो हमारे शरीर में भी लंग्स के जस्ट नीचे, थोरैसिक केज के नीचे बेस पे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्रागम, जिसका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। और होता यह है कि जब भी हम लोग ऐसा करते हैं, देखो ऐसा जब करेंगे तो क्या होता है, रिब्स हमारा फूलता है, राइज होता है, रिब्स राइज हो गया। तो जैसे रिब्स राइज होगा तो हमारा डायफ्रागम जो होता है वो लोअर हो जाता है। ठीक है, डायफ्रागम जो प्रेशर होता है वहां पे डायफ्रागम के बाद वो लोअर हो जाता है, जिसके वजह से लंग्स के ऊपर, लंग्स के अंदर बोल लो, प्रेशर कम हो जाता है। तो जब किसी के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो जो हवा है अंदर एंटर होगा। तो इसीलिए जब मैं ऐसे किया तो मेरे अंदर ऑक्सीजन या फिर एयर जो मैं बोलता हूँ, वो एयर इजीली अंदर घुस पाया, जिसकी वजह से मेरा थोरैसिक साइज का जो साइज था वो बढ़ गया और डायफ्रागम जो है वो लोअर हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसका उल्टा कर दूं, डायफ्रागम को रिलीज कर दूं, तो मेरा जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड माफ करना, वो भी बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से डायफ्रागम हेल्प करता है अंदर बाहर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को करने के लिए, और कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको हर एक चीज बता दिया किस प्रकार हमारा रेस्पिरेशन काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, जो कि था हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट, कि कैसे होता है, क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है, ये हर एक चीज हमने डिटेल में बताने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का पहला लेक्चर एंड होता है, लेकिन और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।